नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे भारत देश के लिए एक काफ़ी गौरवमय दिन है। आज की डेट आपको याद होगी 26 नवंबर। और आपको पता है 26 नवंबर जो है हमारे देश में संविधान लागू होने का दिवस है। संविधान बनकर तैयार हुआ था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे हमने सोचा क्यों न हमारे जो देश का जो वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके बारे में कुछ बातें कर ली जाए। और हम थोड़ा कोशिश करते हैं संविधान कैसे बना, संविधान सभा ने कैसे कैसे टाइम निकाला, संविधान सभा का विघटन कैसे हुआ। तो हम ओवरऑल ये देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनने की शुरुआत कैसे हुई और जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने किन किन सोर्सेज का यूज करके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको तैयार करने का काम किया। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब पे जाकर, और वीडियो को बाद में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और आज हम स्टार्ट कर देते हैं संविधान सभा के बारे में। दोस्तों हमारे इंडिया में ये 3 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950, देखिए इस डेट को, शायद आपने कम सुनी हो, लेकिन सेकंड जो डेट मैं आपको दिखाता हूं 26 जनवरी 1950। आई थिंक एवरी इंडियन इज अवेयर अबाउट दिस डेट। सभी आदमी इस डेट से फैमिलियर है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ये हमारे देश का रिपब्लिक डे होता है। 26 जनवरी हमारे देश का रिपब्लिक डे होता है। तो क्यों नहीं जानेंगे, इसको सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं, वो रिपब्लिक वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया? 24 जनवरी 1950 इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है? और ऑब्वियसली 26 नवंबर जो आज की डेट है, वे बैक 1949 में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है हमारे देश में कानून एक ऐसी चीज है जो सिर्फ वकीलों तक और पुलिस स्टेशन तक ही सीमित है। आम आदमी को बहुत कम नॉलेज है कानून के बारे में। हमारे देश में जानबूझ के लोगों को कानून की जानकारी नहीं दी जाती। अगर लोगों को कानून की जानकारी होगी तो अपने जो है राइट्स हैं उनकी डिमांड करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हो, और आपसे अपील करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा देश का संविधान है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं। अब ये आर्टिकल्स क्या होती है? धाराएं। कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद सब एग्जैक्ट वर्ड है, अनुच्छेद जो हम हिंदी में रिप्लेस करें तो दोस्तों, मैं बात करता हूं 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने हमारे संविधान को बना के तैयार कर दिया था। कंप्लीट तैयार कर दिया था कि भैया हमने संविधान की जो बनाने की प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। जो चीजें, जो फैक्ट्स, हमें इंफॉर्मेशन, जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डालने थे वो सभी तैयार हैं। और इस काम में उनको लगे हैं 2 years 11 month and 18 days। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, संविधान सभा को संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में 2 years 11 months and 18 days का टाइम लगा था दोस्तों। कई जगह पर ये 17 days भी है, क्योंकि 26 नवंबर का डे भी काउंट होता है, 18 डेज हो जाते हैं। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। और उसमें कितना टाइम लगा आपके सामने।
फिर ये डिसाइड हुआ कि भैया हम इस 26 नवंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया, लेकिन इसको आज हम इंप्लीमेंट नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजन रहा? अभी आप पीछे जाए हिस्ट्री में तो एक डेट आती है हमारी हिस्ट्री में 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929 में लाहौर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि हम हर साल एवरी ईयर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, ध्यान रखना रिपब्लिक डे नहीं। कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अपना हर साल। मींस हम आजाद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। जैसे तिब्बत है, तिब्बत देश है, हमारा पड़ोसी देश है। तिब्बत वैसे तो चाइना के कब्जे में है, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं, जो दलाई लामा है, वो भारत में आ चुके हैं और यहीं पर अपनी पार्लियामेंट चलाते हैं। धर्मशाला सिटी है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे ही इस डेट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम 26 जनवरी को तो इंडिपेंडेंस डे मनाते ही हैं, क्यों ना हम 26 जनवरी को ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंप्लीमेंट करें। तो ये डिसाइड हो गया। और 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को फिर से संविधान सभा इकट्ठी होती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सभी मेंबर्स सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और उसी दिन उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, संविधान सभा को डिसॉल्व कर देते हैं, भंग कर देते हैं कि भैया अब हमने संविधान बना दिया है, अब हमारा कोई भी काम नहीं है। और एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंप्लीमेंट हो गया, देश में लागू हो गया। ये तो बात है हमारी संविधान लागू होने की। कितना टाइम लगा ये भी बात हो गई। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया ये भी बात हो गई। लेकिन बात हेडिंग के अकॉर्डिंग देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी बात कर लेते कि इस असेंबली ने क्या काम किया, कैसे काम किया, असेंबली कैसे बनी। तो दोस्तों आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद एक कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन, हिस्ट्री की बातें हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आज के वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कैबिनेट मिशन के बारे में, फिर कभी बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन ने ये कहा था कि भैया हम भारत वालों को इतनी आजादी देते हैं कि वो अपनी संविधान सभा बनाएंगे और हम नियर फ्यूचर में जब भारत को आजाद करेंगे तो एक भारत बना के देंगे, कांग्रेस को सौंपेंगे तो हम भारत बना के देंगे। ये भारत बनाने का मतलब क्या था कि भी कुछ हिस्सा अंग्रेजों के अंडर में था, कुछ देशी राजाओं की रियासतें थी अलग से, और उन सभी को मिला के एक इंडिया बनाने का प्रपोजल उस कैबिनेट मिशन में था कि हम एक भारत पूरा देश बना के भारतीय को सौंप के जाएंगे। तो जो हमारी तैयारियां थी वो जुलाई 1946 से स्टार्ट हो चुकी थी। जुलाई 1946 में तैयारियां स्टार्ट हो गई थी कि भारत का संविधान लिखना है, भारत का संविधान भारत के लोग लिखेंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने इलेक्शंस कराए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के लिए कि भैया कौन कौन लोग संविधान सभा के मेंबर होंगे। उसके लिए इलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि भाई जी उस टाइम पर कुछ इतने एरिये अंग्रेजों के कब्जे में थे और बाकी जो एरिये थे, वो जो रियासतें थी, हमारी देसी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मैसूर, ये बहुत सारे ऐसे भी एरिये थे जिनको अंग्रेज जीत नहीं पाए थे। तो वो भारत में मिले या ना मिले, और कुछ और भी एरिया थे जो बाहर के अंग्रेजों ने जीते हुए थे।
तो ये डिसाइड किया गया था कि भाई अगर संविधान बनेगा तो किसी के ऊपर जबरदस्ती इंपोज नहीं किया जाएगा, थोपा नहीं जाएगा, जो भी चाहे संविधान में प्रावधान किए जाएंगे, भारत में चाहे तो भारत में आ जाए। इसलिए जुलाई 1946 से में सबसे पहले इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स का। और दोस्तों टोटल 296 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए। संविधान सभा में जो मेंबर्स आने थे, जिनको संविधान बनाना था, उनमें 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुए। केवल उन्हीं सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था जहां पर अंग्रेजों का राज था, जिन एरियो को अंग्रेजों ने अपने अधीन था, क्योंकि अंग्रेज उन्हीं एरियो को तो इंडिपेंडेंट कर सकते थे, भारत को सोच सकते जो उनके अंडर में है। जो उनके अंडर में है ही नहीं तो उनको आजाद कैसे करेंगे। और वो बाकी हिस्से क्या थे, वो थे देसी रियासतें, जो हमारी लोकल रियासतें थी, हमारे जो लोकल किंग्स थे, नवाब थे, उनके हिस्से थे। तो देसी रियासतों के लिए इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वहां के राजा की मर्जी थी, वो चाहता जिसको भी चाहता अपने रियासत से संविधान सभा में एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता था, और उसने भेजा भी था। लेकिन जो अंग्रेजों के अंडर वाले एरिया थे उनके लिए इलेक्शन हुआ, और 296 सीटों पे जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स जो खड़े किए उनमें से 208 मेंबर्स कांग्रेस के जीते और 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग पार्टी के जीते। ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स जीते थे। मींस ये तो देखिए थंपिंग मेजोरिटी है, एक किस्म से बहुत बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस की थी। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, मेजोरिटी थी। और यहीं से मुस्लिम लीग की हालत पतली हो गई। मुस्लिम लीग को लगा कि भैया हम जो चाहते हैं कि संविधान कैसा हो, संविधान में हमारे फेवर की बातें हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है, हम भारत के संविधान सभा के इलेक्शन को मानते नहीं है, हमें इस संविधान सभा का पार्ट नहीं बनना है, और हमें तो इवन भारत में रहना भी नहीं है। हम तो क्या करेंगे, हमें तो अपना अलग देश चाहिए, वी वांट पाकिस्तान। तो उन्होंने संविधान सभा का बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद एक और बड़ी समस्या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने आई, 3 जून 1947 इलेक्शन के बाद 3 जून 1947 को बीच में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कर रही थी, 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम भारत को आजाद करेंगे ही करेंगे, हम पावर ट्रांसफर करेंगे। आजाद करने का मतलब क्या था कि पावर ट्रांसफर करेंगे। और यह भी डिसाइड हो गया था कि पावर ऑफ ट्रांसफर होगा तो देश के 2 हिस्से होंगे, पाकिस्तान नाम का भी एक नया देश बनेगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट 3 जून 1947 को हो गई थी कि भैया दूसरा देश बनेगा ही बनेगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स जीत गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग होती है दोस्तों, वो होती है फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और जो पहली मीटिंग होती है, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, दैट इज 9 दिसंबर 1947। अच्छा, अब कोई भी कमेटी बनती है, असेंबली बनती है, उसका कोई हेड तो होना चाहिए, उसका कोई हेड तो होना चाहिए। बट कोई ना कोई तो हेड होना चाहिए। तो इन्होंने एक अपना टेम्पररी हेड इलेक्ट किया, उस व्यक्ति का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है तो यहां पे आप नोट कीजिए, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अस्थायी टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों? क्योंकि ये उस समय पर सबसे सीनियर मेंबर थे संविधान सभा के। तो ये हमारी समाज की परंपरा भी रही है कि जो सबसे सीनियर आदमी हो
उसको चौधरी बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा पहले भी कई देशों ने किया था, खासकर फ्रांस ने जब अपना संविधान लिखा था तो फ्रांस ने भी ऐसे ही किया था कि जब टेम्पोररी उन्होंने भी प्रेसिडेंट चूज किया था तो वो कौन था, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था। तो हमने भी ऐसा ही किया। 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए दोस्तों। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, एग्जाम में आता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था, यह भी क्वेश्चन पेपर में आता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से मीटिंग होती है और तब तक डिसाइड हो जाता है कि भाई परमानेंट हेड किसको बनाना है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाना है, प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बने थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए। संविधान सभा में इलेक्ट कर लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जाने माने वकील भी थे, किसान नेता थे, बिहार राज्य के निवासी थे, इनको परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। फिर इनकी अध्यक्षता में 4-5 तरह की कमेटियां बनती हैं। संविधान को बनाने के लिए बहुत बड़ा काम था संविधान बनाना। कोई मौलिक अधिकार के से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटी बनी है, कोई ड्राफ्ट कमेटी बनी है, कोई आपकी देशी रियासत से रिलेटेड कमेटी बनी है। तो पता नहीं अलग अलग तरह की कमेटी, कितनी कमेटियां हैं, डिटेल में संविधान को पढ़ना तो बड़ा लंबा काम है। लेकिन जो हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो एक काम मानी गई है उसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्ट कमेटी जिसमें 7 मेंबर्स थे। ये ड्राफ्ट कमेटी जो दोस्तों है, इसने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया मोटा मोटा। इस ड्राफ्ट कमेटी को काम ही क्या दिया गया था कि भाई आप मोटा मोटा स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, वो पॉइंट्स तैयार कीजिए जो चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी है, फिर उनके ऊपर डीपली डिस्कशन होगा। और उस ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 मेंबर्स की कमेटी थी, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी के बारे में बाद में बताएंगे, आज के वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका निकल के आता है, ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, जिन्हें हम भारत का संविधान निर्माता भी बोलते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है संविधान को बनाने में। इसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनको संविधान सभा का एडवाइजर बोला जाता है, कि भारत का जो संविधान बना था उसमें एडवाइजर कौन थे, सलाह किसने दी, वो थे BN राव। ये भी वकील थे, BN राव। और इनके बारे में मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं, ये बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएनओ का कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है जो हेग नीदरलैंड्स में स्थित है, जो उसमें भी जाके जज बने थे बाद में। और दोस्तों हमारे देश के कितने आदमी आज तक इंटरनेशनल कोर्ट में जज बने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर, उसमें हम आपको बताएंगे, आपके आंसर्स मैं चेक करूंगा। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली मीटिंग, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर कितने हैं, ड्राफ्ट कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर कौन था, लीगल एडवाइजर। और दोस्तों आपको बताता हूं, हमारी संविधान सभा में मेजॉरिटी थी वकीलों की, लॉयर्स की, एडवोकेट्स की, और इसीलिए हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। आम आदमी को कानून का कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारे देश का सारा कानून इतना उलझा हुआ है कि वो वकीलों को ही समझ में आता है, और वकील के बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं है बेचारा। हमारे देश में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत कम ज्ञान है। समस्या क्या है, हमारे देश में स्कूल लेवल पे ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, सिलेबस में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है,
इसके पीछे मुझे तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है, होनी चाहिए। लोगों को जानबूझ के शायद ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है कि इन चीजों से दूर रहे, लेकिन आप अपने लेवल पे पढ़िए दोस्तों। अब बात आती है कि ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये बन गई, इन्होंने अपना ड्राफ्ट भी तैयार किया, उसके बाद उन्होंने किया क्या, कहां कहां से हमारे देश में जो संविधान में बातें लिखी हुई है ये बातें कहां से लेके आए। हमारे देश के संविधान को बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, और इतना बड़ा संविधान वर्ल्ड में बनाया है, तो इसका मतलब है उन्होंने भाई कुछ कहीं से तो बनाया है। तो हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें जो बातें शामिल की हैं, जो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जो 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो वो कहां से लिखे थे, कहां से प्रभावित हुए थे लोग, तो इसके बारे में बात करते हैं। और इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बताता हूं, हमारी कंट्री ने लगभग 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 हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ यूजफुल बातें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत बड़ी खूबी रही है। लेकिन फिर भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है हमारे देश के संविधान पे वो है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। 1935 में कौन था भाई साहब, अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश के ऊपर उस टाइम तक राज कर रहे थे। तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 के बाद हमारे देश को डायरेक्ट अपने अंडर कर लिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि हर 10 साल के बाद भारत के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है शासन चलाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अंग्रेजों ने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितनी भी बातें लिखी हुई थी उसका लगभग 70% भाग जो हमारे संविधान का 70% भाग है वो ये एक्ट ही है। हमारे संविधान में 70% फैक्ट्स, बातें, रूल वो कहां से दिए गए हैं, इस 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसमें 200 आर्टिकल्स, देखिए 395 में से 200 आर्टिकल्स तो एज इट इज, या छोटी मोटी बस लैंग्वेज चेंज करके, शब्दों के अर्थ चेंज करके एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, मींस जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे वही कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और हमारी जनता में चर्चा होती है कि यार हमारे देश में तो आज भी अंग्रेजों के जमाने के कानून चले हुए हैं। मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने तो कई बार सार्वजनिक मंच से भी कहा है कि हमने इतने पुराने कानून खत्म कर दिए जो 100 वर्षों से चले आ रहे थे, 70 वर्षों से चले आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, हमने एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। लेकिन दोस्तों अगर हमने 70% पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खूबी होगी, तभी तो लिया है, नहीं तो क्यों लेते। तो उसमें कुछ 2-3 मेन पॉइंट हैं जो 1935 के एक्ट में थे, वो क्या है जो आज भी हमारे संविधान में है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अंग्रेजों ने आजादी से पहले भारत में ये सिस्टम अपनाया हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का। ये क्या होता है कि भैया पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, पावर स्टेट और राज्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बटेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स बटेगी, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम था और हमने भी इसको एडॉप्ट किया है संविधान में।
हमारे पास राज्य की अलग पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अलग पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो चाहे कर सके, किसी भी स्टेट में आगे कुछ भी कर ले, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे देश में प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स दी गई है, आपातकाल लगाने की शक्तियां दी गई है, तो वो भी उसी एक्ट में थी। ये तो जरूरी भी थी क्योंकि उस टाइम पर देश में दंगे हो रहे थे, हमारा देश गरीब था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो क्या पता उस टाइम जनता रिवोल्ट कर देती, तो ऐसी पावर्स तो चाहिए थी देश को। फिर सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी, ये भी बड़ा इशू था। उस टाइम पर बहुत सारे मुसलमान जो थे वो भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्रिश्चियंस भी भारत में रहना चाहते थे, सिख लोग भी भारत में थे, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि हम भारत में रहें। लेकिन अगर भारत में रहना है आपको तो उस टाइम के एटमॉस्फेयर को देखे तो उनको सेफ्टी चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जो रूल रेगुलेशंस थे हमने अपनाए कि माइनॉरिटीज जो है हमारी, माइनॉरिटी का जो कम पॉपुलेशन वाली जो जनता है, जिनका जिस रिलीजन की कम पॉपुलेशन है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी हमारी गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करने थे। तो ये तीन अच्छी बातें, और भी बातें हैं लेकिन ज्यादा लंबा हम यहाँ पे खींचते नहीं है, ये एक्ट ही अपने आप में बहुत लंबा है, 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर हम। फिर दूसरा, इसके बाद भी ब्रिटेन से हमने कुछ और अडॉप्ट किया। आपको पता है दोस्तों, ब्रिटेन में सबसे पुराना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था। जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो अंग्रेजों ने बनाई है, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एडॉप्ट किया ब्रिटेन से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हमने का मतलब क्या, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने पढ़ा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो बहुत अच्छा सिस्टम है, तो हम भी अपने देश में यही सिस्टम अपनाएंगे, और संविधान में लिख दिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि देश का जो रूलिंग है वो एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, एक पूरी पार्लियामेंट होगी। उस पार्लियामेंट में पूरे देश से मेंबर्स आएंगे, और वो मेंबर्स जो है अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर अपनी एक कैबिनेट तैयार करेगा, और तब वो कैबिनेट जो है मिलके कलेक्टिव रूप से देश के लिए रूल रेगुलेशंस बनाएगी। ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि एक आदमी जो है वो सरकार ना चलाए। दोस्तों आपको भी पहले के नोट करते हैं, नोट्स बनाइए इनके, बोर होने की जरूरत है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको समझ में आया, जहां पे पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल ऑफ द कंट्री। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। फिर हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा, क्योंकि यूएसए तो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे तो बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा माना जाता है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। अमेरिका के लोग बड़े स्वतंत्र हैं, वहां पे एक स्कूल प्रिंसिपल भी, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी राष्ट्रपति के सामने खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था थी कि उन्होंने अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो हमने भी अपने संविधान में यह व्यवस्था की कि हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले। हमारे संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है उनमें लिखा हुआ है कौन कौन से मौलिक अधिकार है हमारे देश में। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट की भी व्यवस्था की, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो हमने भी ये व्यवस्था की कि क्या पता किसी टाइम पे अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट बाई चांस उसकी डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, या कुछ एब्सेंट हो जाए किसी पर भी रीजन से, तो उसकी बाद स्टेट का हेड कौन होगा, कंट्री का हेड कौन होगा। तो इसलिए हमने वाइस प्रेसिडेंट की भी जो अरेंजमेंट है यूएसए से ही देखा है हमने, कि हम यूएसए में ऐसी व्यवस्था है तो हमने भी की है। आपको पता है अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है, अगर वो अपने सीट से रिजाइन कर दे
या उसकी डेथ हो जाए तो अमेरिका में दोबारा से इलेक्शन नहीं होता, कभी भी इलेक्शन नहीं होता वहां पे वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाता है। इलेक्शन वहां पे 4 साल के बाद ही होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो इलेक्शन होता है। फिर एक इंपीचमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों। इंपीचमेंट क्या होता है? महाभियोग। अगर हमें शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 में ये प्रोसेस लिखी हुई है, हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में मिलेगी कि अगर हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, या सीएजी को हटाना है, या हमारे को आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो उसको ऐसे नहीं कि कोई भी हटा देगा। उसके लिए प्रोसेस है जिसको इंपीचमेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट में प्रोसेस होती है। तो इस इंपीचमेंट की जो प्रोसेस को हमने कहां से सीखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आई है सिस्टम? यूएसए से। यही से क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से चुराए हैं? चुराए तो नहीं है, किस देश से एडॉप्ट किए हैं? यूएसए से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से देख के एडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से देख के क्रिएट की है? यूएसए से। फिर अगला देखिए, आयरलैंड छोटा देश है, ब्रिटेन के पास ही, ब्रिटेन के अंदर ही रहता है ये भी मिलके। आयरलैंड से क्या लिया हमने? आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या है भैया? हमने तो नाम ही नहीं सुना, हमने स्कूल का प्रिंसिपल सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांत। मीनिंग थोड़ा क्लियर करता हूं। अगर कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो देश के सिटीजन्स के लिए कोई कानून बनाती है, तो वो कानून ऐसा होना चाहिए जो सिटीजन्स के लिए फायदेमंद हो, सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, उनके वेलफेयर में हो। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि भैया गवर्नमेंट को किस प्रकार के कानून आपको बनाने चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ा जाए पहले। सॉरी, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्पेलिंग का इशू हो सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से एडॉप्ट किए हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज की जो व्यवस्था है, इलेक्टोरल कॉलेज तो बड़े चर्चा का विषय रहा है अभी भी। ऐसा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एक निर्वाचक मंडल होता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज की जो अरेंजमेंट है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देख के कॉपी की है। फिर एक और है नॉमिनेशन इन राज्यसभा। आपको पता है हमारे देश में पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में हमारे प्रेसिडेंट को 12 मेंबर, 12 मेंबर, 1 डजन मेंबर्स नॉमिनेट करने की पावर है, क्योंकि 238 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। और जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ये नॉमिनेशन का सिस्टम भी कहां से सीखा हमने? आयरलैंड से सीखा। आया मजा? पता चला कहां से क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां से क्या हुआ है। दुनिया घूमी है, दुनिया के संविधान पढ़े हैं, तब हमारा संविधान तैयार हुआ है। जैसे बेनिफिट होता है, अपना संविधान हम बाद में बनाते हैं तो पहले वालों की कमी छोड़ देते हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीजें ले लेते हैं। फिर देखिए कनाडा। ये देखिए कनाडा भी देश ऐसा है जहां से हमने कुछ सीखा। क्या सीखा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो सीखा कनाडा से भी सीखा है, फेडरल सिस्टम। दोस्तों फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। ये फेडरल सिस्टम क्या है कि भैया हमारा जो देश है उसमें राज्य के पास अलग पावर्स है, स्टेट के पावर्स अलग है, सेंटर के पावर्स अलग है, केंद्र के पावर्स अलग है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन हमारा फेडरल सिस्टम यूएसए या कनाडा के फेडरल सिस्टम से अलग है। हमारे देश में से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर ऐसी प्रोसेस है कि अगर कोई चाहे तो संघ से अलग भी हो सकता, कोई राज्य चाहे तो, लेकिन हम वहां भी नहीं होने देते। लेकिन फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि बहुत से राज्यों का एक संघ है, ग्रुप है हमारा देश जो है। ओके, फिर पढ़ेंगे कभी इसके बारे में, बड़े मजेदार टॉपिक है। फ्रांस भैया, फ्रांस महान, फ्रांस देश, फ्रांस की क्रांति हुई थी, महान क्रांति 1789 में। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक सिस्टम। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पुट किया था कि रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, रिपब्लिक वर्ड कहां से आया बताइए मुझे आप मिस्टर शौर्य। रिपब्लिक वर्ड आया फ्रांस से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे देश में
प्रेसिडेंट सर्वोच्च होगा, सुप्रीम पावर हमारे देश में प्रेसिडेंट को माना जाएगा, न कि प्रधानमंत्री को, न कि किसी एक राजा को। तो हमारे रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, ही इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री, और उसी के नाम पे हम दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, राजा के कंपैरिजन में, जैसे राजा होता है वहां पे इनहेरिटेड पोस्ट होती है, तो हमारी पोस्ट ऐसी नहीं होगी राजा का बेटा राजा बन गया, हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में रिपब्लिक सिस्टम आएगा, एक प्रेसिडेंट होगा और वो कोई भी आदमी देश का बन सकता है, एक परिवार से या एक जगह से नहीं होगा। फिर यूएसएसआर जो रशिया है, पुराना सोवियत संघ, वहां से अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सीखी। अब सभी लोग अपने राइट्स की, हकों की बात करते हैं, ड्यूटीज की तो बात ही नहीं करते। शायद आपको पता भी नहीं होगा हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज है कितनी, कहां पर है, हमें पता होना चाहिए। अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों और भी है, जापान से भी हमने इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में सीखा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जापान से सीखा है हमने। जर्मनी से इमरजेंसी पावर्स के बारे में सीखा है, इमरजेंसी कैसे इंपोज करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ये सीखा हमने। तो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए हम इतना ही पढ़ लें तो काफी है। आज के लिए हमने अपने संविधान के ऊपर चर्चा की, ये भी हम अच्छा ही मानते हैं, एटलीस्ट हमें पता तो चला कि हमारा संविधान कैसे बना, क्या है इसके अंदर सिस्टम। तो दोस्तों ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आप इस इंफॉर्मेशन को बेस बना के अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, 1935 गवर्नमेंट एक्ट के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, आप फेडरल सिस्टम के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में आपको मिलेगा। आर्टिकल 51 आप अगर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 51 जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आई थिंक। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी हमने आपको दी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जुड़े हुए आते हैं, तो यहीं से आते हैं। मानो या ना मानो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, और पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है एजुकेशन फैलाइए, एजुकेशन फैलाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट फैलाइए, एजुकेशन फैलाइए। इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश के लोगों को कानून का ज्ञान हो जाए। हमारे देश में बहुत सारे आपको जो क्राइम होते हैं वो इसलिए होते हैं, लोगों को कानून का ही नहीं पता है दोस्तों। तो हम और कोशिश करेंगे कि ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए, लेकिन पहले आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।